नमस्कार दोस्तों हमने रतन सिंह के बारे में पढ़ लिया था और रतन सिंह से आगे पढ़ेंगे हम। रतन सिंह यानी रतन सिंह वह शासक था जो राहुल वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों आज जो पढ़ने वाले हैं हम सिसोदिया राजवंश। सिसोदिया राजवंश का प्रारंभ होगा और सिसोदिया राजवंश का जो प्रथम शासक था राणा हम्मीर, उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। दोस्तों अगर आपने राहुल रतन सिंह वाली क्लास नहीं ली है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां से आप जाके देख सकते हो। तो दोस्तों आज आरंभ करते हैं सिसोदिया राजवंश। सिसोदिया राजवंश का जो प्रथम शासक था उसका नाम था राणा हम्मीर। दोस्तों देखिएगा राणा हम्मीर के बारे में। राणा हम्मीर दोस्तों राणा हम्मीर था जो सिसोदिया राजवंश का प्रथम शासक माना जाता है। अगर बात करें अपन इनके शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल माना जाता है 1326 से 1364। इनका शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल माना जाता है 1326 से 1364 पे इनका शासनकाल माना जाता है। यानी सिसोदिया राजवंश में प्रथम शासक राणा हम्मीर हुए। यानी कि अगर बात करें अपन तो प्रथम समय में यानी अगर मेवाड़ दो शाखाओं में विभाजित था, तो राणा हम्मीर के शासनकाल में मेवाड़ दो भागों से एक भाग में विभाजित हुआ। यानी कि रणमल था, रणसिंह था। रणसिंह के शासनकाल में रावल और राणा दो शाखाएं बनी हुई थी उस समय, मतलब, और वह दो शाखाएं राणा हम्मीर के शासनकाल में ही एक हुई थी। आगे देखिएगा दोस्तों ये कौन था हम्मीर कौन था, राणा हम्मीर कौन थे। तो राणा हम्मीर के बारे में देखिएगा कि यह सिसोदा जो सिसोदा ठिकाना था, सिसोदा ठिकाने के जागीरदार, सिसोदा ठिकाने के लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। यानी ये जो सिसोदा ग्राम था लक्ष्मण सिंह के पौत्र थे। लक्ष्मण सिंह के पौत्र थे। और पुत्र के क्या थे ये, पुत्र की बात करें तो पुत्र थे ये हरि सिंह के ये पुत्र थे। दोस्तों अगर बात करें अपन तो राणा हम्मीर 1326 से 1364 तक इनका शासनकाल माना जाता है। सिसोदा ग्राम के यानी सिसोदा ठिकाने के लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे। यानी अगर बात करें अपन तो जो सिसोदा यानी जब रण सिंह के समय में जब दो ठिकाने बने हुए थे, यानी एक को चित्तौड़गढ़ मिला था और दूसरे को मिला था सिसोदा ग्राम। तो ये सिसोदा ग्राम की जो जागीरदार थे लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे राणा हम्मीर। देखिएगा राणा हम्मीर हरि सिंह के पुत्र थे। दोस्तों अगर उपनामों की बात करें, राणा हम्मीर के उपनामों की बात करें तो उपनामों में प्रथम उपनाम आता है जो विश्वविख्यात है, विश्व प्रसिद्ध है, और कर्नल जेम्स टोड ने भी माना है कि आखिरकार राणा हम्मीर का यह उपनाम मान्य है, सर्वाधिक मान्य है। तो उपनाम है विषम घाटी पंचानन। दोस्तों समझेगा इसको कि विषम घाटी पंचानन यानी विषम परिस्थितियों में शेर के समान दृढ़। यह उपाधि इसको कुंभलगढ़ प्रशस्ति में भी मिली हुई है। यानी कि कहा गया है कि विषम घाटी पंचानन हम्मीर को, क्योंकि कोई भी परिस्थिति हो, कितने भी कठिनाई परिस्थिति में वह शेर के समान दृढ़ रहता था। दूसरा उपनाम देखिए तो दूसरा उपनाम है मेवाड़ का उद्धारक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को भी कहा जाता है और हम्मीर को भी कहा जाता है। अगर दूसरे उपनामों की देखें तो वीर राजा, और इसके बाद में जो उपनाम है वह है प्रबल हिंदू राजा। दोस्तों जो उपनाम है ना, ये उपनाम कर्नल जेम्स टोड ने कहा है उसको, कर्नल टोड ने इसको हिंदू राजा कहा। विषम घाटी पंचानन कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कहा गए हैं उसको विषम घाटी पंचानन। मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, वीर राजा भी कहा जाता है और प्रबल हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। आगे देखिएगा दोस्तों, अगर बात करें अपन इनके समय में मेवाड़ दो भागों से एक होकर
मेवाड़ का एक अभिन्न हिस्सा बना, यानी इसने इसने चित्तौड़ पर अधिकार किया, चित्तौड़ पर आक्रमण कर मुच्छाला मालदेव को पराजित किया, मुच्छाला मालदेव को हराया। दोस्तों देखिएगा, हमीर था, हमीर इनके समय में मेवाड़ दो भागों से एक भागों में विभाजित हुआ, यानी दो भाग थे, दो भागों में विभाजित हुआ था पहले मेवाड़, इनके समय में एक हुआ तथा रतन सिंह के बाद में राणा हमीर चित्तौड़ के शासक बने। बीच में कुछ अंतराल है, लेकिन ये राणा यानी नए वंश की यानी सिसोदिया राजवंश की नींव रखने वाले प्रथम शासक थे राणा हमीर। यानी सिसोदिया ग्राम के जो जागीरदार थे लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे सिसोदिया ग्राम की जागीरदार। पुत्र हरि सिंह के पुत्र थे। उपनामों की बात करें तो विषम घाटी पंचानन, यानी कठिन परिस्थितियों में भी शेर के समान। मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को भी कहा जाता है, क्योंकि उसने महाराणा प्रताप को अपना जीवन भर एकत्र किया हुआ धन सज्जित किया था। वीर राजा भी कहा है और प्रबल हिंदू सम्राट भी कहा है, प्रबल हिंदू राजा भी कहा है। किसने कहा है? कर्नल जॉन ने। इनके समय में मेवाड़ दो भागों में विभाजित था, तो वह एक हुआ। चित्तौड़ पर आक्रमण कर इसने मुच्छाला मालदेव को पराजित किया। मुच्छाला मालदेव वही था जिसको रतन सिंह के समय में खिज्र खां ने चित्तौड़ का प्रबंधक बनाकर नियुक्त किया था। ये वही मुच्छाला मालदेव था जो कानड़ देव चौहान का भाई था। आगे बात करें अपन इनके बारे में, इसके बाद जो शासक आते थे, उस शासक की बात करें अपन, तो इनके बाद में जो शासक आते हैं इनका नाम होता है राणा खेता। ये राणा खेता के बारे में अपन को विशेष जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना आवश्यक है। यानी राणा खेता इनके बारे में शासक बनता है राणा खेता। देखिएगा राणा खेता के बारे में छोटी सी जानकारी। नंबर 2 पर जो आते हैं राणा खेता, इनका शासनकाल मानिए तो इनका शासनकाल आता है 1364 से 82। राणा खेता के बारे में अपने को कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है, बस राणा खेता दो ही चीजें बात ध्यान रखनी है इनकी कि इन्होंने मांडल भीलवाड़ा में आता है, मांडल झांझपुर भीलवाड़ा में आता है, मांडल झांझपुर अजमेर को मेवाड़ में मिलाया। यानी इन्होंने मांडल झांझपुर अजमेर को मेवाड़ में मिलाया। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि इन्होंने हाड़ौती के हाड़ा चौहान थे। हाड़ौती जो एक वंश था, वंश क्या मतलब, हाड़ौती एक क्षेत्र है जिसमें हाड़ा राजवंश का शासन था। हाड़ौती के हाड़ा चौहानों को हराया। और एक विशेष बात है राणा खेता की, जो राणा मोकल थे, जो राणा लाखा के पुत्र थे। आगे बढ़ेंगे अपन राणा लाखा के बारे में और राणा मोकल के बारे में। दोस्तों जो राणा लाखा के पुत्र थे राणा मोकल, तो राणा मोकल की हत्या इसी के दासी पुत्र ने की थी। यानी इनके दासी पुत्र कौन थे? दासी पुत्र थे चाचा मेरा, और एक इनका एक करीबी था, प्लस एक इनका सामंत का नाम है महपा पोवार। तो महपा पोवार, चाचा मेरा, तीनों ने मिलकर राणा मोकल की हत्या की। बस इतनी सी जानकारी है दोस्तों राणा खेता के बारे में। 1464 से 1482 तक शासनकाल आता है। 1482 तक शासनकाल आता है और इन्होंने मांडल झांझपुर और अजमेर को मेवाड़ क्षेत्र में मिलाया। इन्होंने हाड़ौती के हाड़ाओं को हराया तथा हाड़ौती क्षेत्र को भी मेवाड़ में मिलाया। दासी पुत्र थे इनके चाचा व मेरा दासी पुत्र थे इनकी उपपत्नी के, तो उन्होंने राणा खेता के दोनों उपपुत्र थे, दासी पुत्र थे, इन्होंने राणा मोकल की हत्या की थी। इनके बाद में जो शासक आते हैं उन शासक का नाम होता है राणा लाखा। दोस्तों लाखा के बारे में देखिएगा, इनके शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल था 1382 से 1421। दोस्तों शासनकाल से पता चल रहा है कि प्रथम ऐसा भील राजवंश का एक ऐसा शासक, यानी सिसोदिया राजवंश का एक ऐसा शासक जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया, यानी सर्वाधिक
लंबे समय तक राज करने वाला, समय तक शासन करने वाला, शासन करने वाला, शासन करने वाला। दोस्तों पहले एक प्रकृति की सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किया था राणा लाखा ने, यानी 1382 से 1421 तक इनका शासनकाल माना जाता है। सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किया था। दोस्तों इनके पुत्र था, पुत्र तो वैसे दो थे, लेकिन जो प्रारंभिक पुत्र था वो था कुंवर चूड़ा, कुंवर चूड़ा। दोस्तों समझिएगा कुंवर चूड़ा, जब अपन कुछ इफेक्ट के बाद जब हंसाबाई प्रकरण पढ़ेंगे तब कुंवर चूड़ा के बारे में आपको बताऊंगा, और पुत्रों के बारे में। पुत्र क्या थे इनके, और एक और पुत्र था मोक्कल, मोक्कल मोक्कल लोकल ही था बस। दोस्तों मोक्कल था, पत्नी का नाम था हंसाबाई, हंसाबाई की पत्नी का नाम था। ढंग से देखिएगा दोस्तों, इसको समझिएगा आप, मैं आपको जब हंसाबाई थोड़ा प्रकरण बताऊंगा तब। हंसाबाई की पत्नी का नाम था, और ये हंसाबाई थी कौन, देखिएगा आप, आपको स्टार्टिंग से समझाता हूं मैं। आप देखिएगा इसको कि राणा लाखा, तो लाखा थे, लाखा के बाद इनका शासनकाल देखिएगा, शासनकाल आता है इनका 1382 से 1421 शासनकाल आता है इनका। पुत्रों की बात करें तो पुत्र थे इनके मोक्कल, पहले बता दिया था मैंने, मोक्कल व कुंवर चूड़ा। पत्नी कौन थी, पत्नी थी इनकी हंसाबाई इनकी पत्नी। दोस्तों आज बात बताऊं मैं आपको, समझिएगा। पुत्र मोक्कल थे, मोक्कल बाद में हुए थे, और प्रथम समय में कुंवर चूड़ा पुत्र थे इनके, यानी दूसरी पत्नी के पुत्र थे कुंवर चूड़ा। समझिएगा आप हंसाबाई प्रकरण को, हंसाबाई प्रकरण। दोस्तों जो हंसाबाई थी यह जोधपुर यानी मारवाड़, जोधपुर के जो शासक थे, शासक का नाम था रावचुंडा की पुत्री थी, और बहन की यह रणमल की बहन थी। दोस्तों जब इसका विवाह यानी हंसाबाई के विवाह की जो टीका होता है वह कुंवर चूड़ा के जाता है, यानी मेवाड़ के शासक थे राणा लाखा के समय जो पुत्र थे इनके कुंवर चूड़ा थे, उनका विवाह राणा हंसाबाई के साथ होना तय था। लेकिन कुछ परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों के कारण एक शर्त पर राणा लाखा के साथ हंसाबाई का विवाह हो जाता है। यानी शर्त यह थी दोस्तों कि हंसाबाई और राणा लाखा से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का अगला महाराणा बनेगा। तो अगला महाराणा बनेगा, यानी कुंवर चूड़ा मेवाड़ का अगला शासक नहीं बनेगा। हंसाबाई और राणा लाखा से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। तो इन दोनों के संयोग से राणा मोक्कल का जन्म हुआ, और यह मेवाड़ के अगले शासक बने। तो पूरा देखिएगा आप, जब हंसाबाई यानी जब ये मेवाड़ के शासक बनते हैं राणा लाखा, तो उनके पुत्र के बारे में दोनों की पढ़ाई, मतलब दोनों के विवाह की बातें होती है। तो इनका हंसाबाई का विवाह कुंवर चूड़ा के साथ ना होकर राणा लाखा के साथ हो जाता है, और जो मेवाड़ का पूरा प्रशासन होता है वह इनके भाई राठौड़ रणमल के नियंत्रण में आ जाता है। और यानी हंसाबाई को अविश्वास हो जाता है कि कहीं कुछ समय बाद कुंवर चूड़ा मोक्कल से मेवाड़ छीन न ले। इस कारण कुंवर चूड़ा ने आजीवन प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा यानी आजीवन कुंवारा रहने की प्रतिज्ञा ली थी। इसलिए मेवाड़ का राम और मेवाड़ का भीष्म भी कहा जाता है कुंवर चूड़ा को। यानी हंसाबाई प्रकरण था, हंसाबाई जोधपुर के शासक रावचुंडा की पुत्री थी, राठौड़ रणमल की बहन थी। इनका विवाह चुंडा के साथ होना तय था, लेकिन मतलब परिस्थितिवश राणा लाखा के साथ हो जाता है, और इनका जो पुत्र होता है वह होता है राणा मोक्कल। आगे देखिएगा राणा लाखे के बारे में, तो जो पिछोला झील है, पिछोला झील, इसका निर्माण हुआ इनके समय में हुआ, चला जिक्र इनके शासनकाल में हुआ।
इनके शासन काल में ही हुआ। जो पिछला झील का निर्माण करवाया था पिछू बंजारे ने, यानी चित्र बंजारे ने, अपने बैल की याद में, वह झील का निर्माण इन्हीं के समय में करवाया था। यानी मेवाड़ के शासक उस समय ये थे, राणा लाखा थे। आगे बात करेगा कि जावर में, तो जावर है उदयपुर में, जावर में चांदी की खान निकली थी। चांदी की खान, चांदी की जो खान निकली थी वह इन्हीं के समय में निकली थी। चांदी की खान, चांदी की खान, मेवाड़ में चांदी की खान निकलने के कारण मेवाड़ का समृद्धि में विकास हुआ और मेवाड़ स्वर्ण काल की ओर बढ़ता गया। आगे देखिएगा आप, जावर में चांदी की खान इन्हीं के समय में निकली, राणा लाखा के समय में। पिछला झील का निर्माण इनके समय में हुआ था। आगे देखिएगा इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलाए। चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के इन्होंने चलाए। मेवाड़ में चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक था राणा लाखा, यानी लाखा के समय में चांदी के सिक्के चले। आगे देखिएगा आप राणा लाखा के बारे में, आगे देखिएगा इनके समय में कोर चूड़ा था कोर, यानी इनके समय में इन्होंने बूंदी के शासक, यानी बूंदी पर आक्रमण किया था। बूंदी पर आक्रमण किया, लेकिन परंतु वहां के जो शासक थे हमीर चौहान ने पराजित कर दिया, यानी हरा दिया किसको, राणा लाखा पराजित किया। यानी इन्होंने बूंदी पर आक्रमण भी किया था और बूंदी को जीतने के लिए, लेकिन बूंदी के जो शासक थे हमीर देव चौहान, उन्होंने राणा लाखा को पराजित कर दिया था। फिर उसने यानी प्रतिज्ञा की थी, लाखा ने प्रतिज्ञा की थी। प्रतिज्ञा किसको, क्यों की थी? बूंदी का किला जीतने की, बूंदी का दुर्ग जीतने की प्रतिज्ञा की थी। किसने? लाखा ने प्रतिज्ञा की थी कि वह बूंदी का किला जीतेगा, लेकिन कारणवश हमीर से पराजित हो जाने के कारण वह किला नहीं जीत पाया और नकली किला बना। यानी उनके सामंतों ने एक नकली दुर्ग बनवाया, नकली दुर्ग बनवाया इनके सामंतों ने। बनवाया वह वहां का प्रबंधक कुंभकर्ण को बनाया। कुंभकर्ण को वहां का प्रबंधक बनाया, तथा कुंभकर्ण के और लाखा के बीच में युद्ध होता है। लाखा के और कुंभकर्ण के बीच में युद्ध होता है तथा इसमें कुंभकर्ण मारा जाता है। और ये कहावत भी है कि नकली दुर्ग को जीतने के लिए अश्लील लड़ाई, यानी इसमें कुंभकर्ण अपने प्राण गंवाता है और राणा लाखा नकली दुर्ग जीत जाता है, यानी इसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की नकली दुर्ग को जीतकर। तो दोस्तों राणा लाखा के बारे में पढ़ा अपन ने यहाँ तक। राणा लाखा के बारे में अपन ने ये पढ़ा कि उन्होंने बूंदी पर आक्रमण किया था तथा बूंदी के जो शासक थे हमीर चौहान इन्हें पराजित कर दिया था। बाद में इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि अब बूंदी का किला जीतेंगे, लेकिन पराजित होने के कारण ऐसा नहीं जीत पाया और ये बूंदी का दुर्ग नहीं जीत पाए। आगे देखिएगा कि इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि बूंदी का दुर्ग जीतेंगे, कारणवश नहीं जीत पाए। तो इनके जो सामंत थे, इन्होंने इनकी प्रतिज्ञा को पूरी करवाने के लिए वहां पर एक नकली दुर्ग बनवाया, यानी बूंदी का कुछ एरिया मेवाड़ में आता था, तो वहां पर इन्होंने दुर्ग बनवाया। इनके सामंतों ने वो दुर्ग बनवाकर वहां का जो प्रबंधक नियुक्त किया वह कुंभकर्ण को प्रबंधक नियुक्त किया तथा दोनों के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध में राणा लाखा कुंभकर्ण को हरा देते हैं और मतलब मर जाता है, यानी वीर गति को प्राप्त होता है कौन? कुंभकर्ण, और राणा लाखा नकली दुर्ग जीत जाते। ये थी। लेकिन एक बात है, कुंवर चूड़ा थे। कुंवर चूड़ा के बारे में, यानी कुंवर चूड़ा के उपनाम देखिए तो कुंवर चूड़ा का उपनाम है कुंवर चूड़ा, यानी कुछ डिटेल यानी अपन कुंवर चूड़ा के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ समाप्त होता है राणा लाखा, और राणा लाखा के बाद में जो इनका शासक बनता है इनका पुत्र जो हंसाबाई और इनका पुत्र था, उनका नाम था राणा मोकल। राणा मोकल पढ़ने से पहले अपन कुंवर
कुंवर चूड़ा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों कुंवर चूड़ा थे, ये राणा लाखा के पुत्र थे। मैंने आपको पहले बता दिया, अपने पहले पढ़ लिया कि इनके पुत्र कौन, ये किसके पुत्र थे, राणा लाखा के। दोस्तों ये राणा लाखा के पुत्र तो थे, लेकिन हंसाबाई यानी जब मुगल शासक बनते हैं तो हंसाबाई के संदेह के ऊपर यह मेवाड़ छोड़ देते हैं और कहीं अन्यत्र स्थान पर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता, हंसाबाई को यह विश्वास न था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुंवर चूड़ा मेवाड़ पर आक्रमण करके मेवाड़ पर अधिकार न करे। तो अपना लोग देखे तो कुंवर चूड़ा के उपनाम कहते हैं मेवाड़ के राम पितृभक्त, मेवाड़ के पितृभक्त और मेवाड़ के भीष्म, मेवाड़ के भीष्म, ये उनके उपनाम थे। दोस्तों जो इनके वंशज थे, कुंवर चूड़ा के जो वंशज थे वह चुंडावत कहलाए, चुंडावत कहलाए। और ध्यान रखना दोस्तों, जो चुंडावत होते हैं वही अगला महाराणा बनाते हैं, यानी कि मेवाड़ में चुंडावत राजपूतों की संख्या सर्वाधिक थी। बात यह है कि सर्वाधिक संख्या थी चुंडावत राजपूतों की। जब राजपूत नया महाराणा बनाया जाता था, मेवाड़ में जब नया महाराणा बनाया जाता था तब चुंडावतों से सहमति प्राप्त की जाती थी, तभी महाराणा बनाया जाता था। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो अगर नया महाराणा होता था उसको तलवार भी चुंडावत बांधते थे, यानी चुंडावत राजपूत तलवार बांधते थे और कृष्णदास चुंडावत ने महाराणा प्रताप को तलवार बांधी थी। यानी चुंडावत थे, चुंडावतों से सहमति के बिना नया मेवाड़ का नया महाराणा नहीं बनाया जाता था। दोस्तों कुंवर चूड़ा थे, कुंवर चूड़ा किसके पुत्र थे, राणा लाखा के पुत्र थे। इनके बारे में ये कोई शासक नहीं बनते थे, यानी ये मेवाड़ से निकाल दिया जाता है इनको। और जब राणा कुंभा शासक बनते हैं तब राणा कुंभा वापस ले आते हैं मेवाड़ से, यानी ये मेवाड़ की जगह मारवाड़ चले जाते हैं और मारवाड़ से वापस इनको राणा कुंभा लाते हैं। आगे देखिएगा आप, यानी जो लाखा के बाद में जो शासक होते हैं वह होते हैं राणा मोकल, राणा मोकल। इनका शासनकाल आता है 1421 से 33। इनके पिता कौन थे? इनके पिता की बात करें तो पिता राणा लाखा, पिता कौन थे? राणा लाखा। माता थी हंसाबाई। पत्नी, इनकी पत्नी का अगर पत्नी बारे में पूछ लिया जाता है, बहुत सी बार पूछा जाता है कि पत्नी का नाम, तो पत्नी थी इनकी सौभाग्य देवी। दोस्तों राणा मोकल के बारे में अपने को विशेष जानकारी ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इनके समय में कोई युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि यह केवल अल्पावस्था में शासक बनते हैं, यानी कुछ समय के लिए शासक बनते हैं। और इनके पुत्र का क्या नाम था? पुत्र था इनका राणा कुंभा। दोस्तों जो इनके दरबारी थे मन्ना, विसल व फन्ना, इनके दरबारी थे। मन्ना, विसल व फन्ना राणा मोकल के दरबारी थे। जब ये अल्पावस्था में होते हैं तब राठौड़ रणमल के हाथ में प्रशासन नियंत्रण में आ जाता है। प्रशासक कौन होता है इस समय? प्रशासक होता है राठौड़ रणमल होता है। दोस्तों यह रावचुंडा का पुत्र होता है और हंसाबाई का भाई होता है। जब हंसाबाई यानी अविश्वास के कारण कुंवर चूड़ा मेवाड़ छोड़ देते हैं, तो मेवाड़ छोड़ने के बाद जो मेवाड़ का प्रशासन होता है वह राणा राठौड़ रणमल के हाथ में आ जाता है, तथा संपूर्ण मेवाड़ पर नाम के होते हैं, राणा मोकल नाम के शासक होते हैं और पूरा प्रशासन राठौड़ रणमल के हाथ में होता है। यानी यह सबसे बड़ी विकट समस्या यह थी कि जो राठौड़ यानी मेवाड़ के जो सामंत थे उनको कोई अधिकारियों को उच्च पद नहीं देता था, ये राठौड़ रणमल, तथा मारवाड़ से नए अधिकारी बुलवाता था, ये राठौड़ अधिकारी बुलवाता था। दोस्तों सबसे बड़ी समस्या यही थी कि इनकी हत्या का कारण यही बना, यानी इसने मतलब मेवाड़ के शासकों से कोई मित्रता नहीं रखी तथा उन पर अत्याचार करना आरंभ किया। आगे देखिएगा दोस्तों मोकल के बारे में। जो मोकल के पुत्र थे राणा कुंभा की वजह से कुंभा अगले शासक बनते हैं, लेकिन
सबसे पहले जिनकी हत्या हो जाती है, तो हत्या में कौन कौन थे? हत्या हत्या कौन करता है? तो हत्या करता है, मैंने आपको पहले बताया, अपन ने पहले पढ़ा था कि राणा खेता के जो दासी पुत्र होते हैं, चाचा मेरा वह मैपा पौवार, मैपा पौवार, मैपा पौवार यानी मैपा पौवार एक सामान होता है, लेकिन यह भी हत्या में शामिल होता है। यानी जब राणा कुंभा शासक बनते हैं, तब सबसे पहला काम वे इनको मारने का करते हैं, यानी चाचा मेरा को इन्होंने मारा। यानी ये था राणा मोकल। अगर मोकल के बारे में, मोकल के जो कार्य देखिए, कौन कौन से मोकल ने कौन कौन से कार्य करवाए थे, यानी कार्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि इन्होंने गढ़बोर चार भुजा, गढ़बोर चार भुजा, गढ़बोर चार भुजा के मंदिर का निर्माण करवाया, मंदिर का निर्माण करवाया। यानी कार्य क्या कहते हैं? गढ़बोर में जो चार भुजा मंदिर है, गढ़बोर राजसमंद में जो चार भुजा के मंदिर है, चार भुजा के मंदिर का निर्माण भी राणा मोकल ने करवाया था। तथा और देखिएगा इनके कार्य, एकलिंग जी का प्रकोटा है, एकलिंग जी, एकलिंग नाथ जी, एकलिंग नाथ जी के परकोटे का निर्माण, परकोटे का निर्माण भी किन्होंने करवाया था? राणा मोकल ने परकोटे का निर्माण इन्होंने करवाया था। दूसरी बात देखिएगा, जो समिद्धेश्वर मंदिर है, समिद्धेश्वर मंदिर, या इसी मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहा जाता है, त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर या मोकल मंदिर, यानी इन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, इस कारण इसे मोकल मंदिर भी कहा जाता है, यानी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। चौथा था विठलनाथ जी की, विठलनाथ जी के मंदिर का निर्माण, विठलनाथ जी के मंदिर का निर्माण। दोस्तों एक बार फिर से देखिएगा अकाली के बारे में, गढ़बोर में जो चार भुजा के मंदिर है, चार भुजा मंदिर का निर्माण भी करवाया था राणा मोकल ने। एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण, सॉरी मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाया था राणा मोकल ने, तथा मंदिर का निर्माण करवाया था राणा बप्पा रावल ने करवाया था। यानी बप्पा रावल ने नागदा यानी कैलाशपुरी उदयपुर में करवाया था एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण। जब अपन ने बप्पा रावल पढ़ा था तो मैंने बताया था आपको, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं। समिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। समिद्धेश्वर के मंदिर का निर्माण परमार शासक मुंज के भतीजे भोज ने करवाया था। तथा मैंने आपको जब एक मेवाड़ के शासकों के बारे में अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था, तो मैंने बताया था कि समिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण भोज ने करवाया था, जो भोज जो परमार शासक मुंज था उसका भतीजा था। विठलनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था राणा मोकल ने। दोस्तों आज के लिए इतना ही, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इनके बाद के शासक राणा कुंभा का पार्ट 1 कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।